हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। इसको समझना जरूरी है बोहर मॉडल को, क्योंकि इससे पहले जो हमने थियरी पढ़ी और रदरफोर्ड मॉडल पढ़ी और रदरफोर्ड मॉडल फेल हुआ था। अगर आपको याद हो उसके ड्रॉबैक्स के बारे में, तो उसने एनर्जी के बारे में कुछ बताया नहीं कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, तो उसके बारे में कुछ बताया नहीं। तो नील्स बोर ने इसके बारे में बताया था कि ऐसा कैसे होता है। अगर आपको याद हो क्लास 9th में, तो हमने प्रिंसिपल पढ़ा, जिसे हम बोलते हैं बोहर बरी प्रिंसिपल, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आया हुआ प्रिंसिपल था वो, उसको बोहर और बरी ने मिलकर बनाया था। फिर बोहर मॉडल ने एक एटम का एक मॉडल जैसा बनाया। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, यहाँ पर को न्यूक्लियस है आपका, ऐसे प्लस से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पर को ये फर्स्ट सेल बोल लेता हूँ, इसको सेकंड बोल लेता हूँ, इसको थर्ड बोल लेता हूँ। मैं आपको तो समझाऊंगा इस चीज को। इस बात को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक क्या था। ये था कि उसने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, लेकिन कहाँ रिवॉल्व करते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं दी उसने, ठीक है ना। और जब रिवॉल्व करते भी थे तो उनकी एनर्जी लॉस होती है क्या होती है, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आप अलग अलग में ऑर्बिट में कैसे करेंगे, ये भी उन्होंने नहीं बताया। तो बोहर ने इस चीज को थोड़ा सही किया, इसको उसी थ्योरी को पकड़ा और उसको थोड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश की और थोड़ा और उसको सही किया। देखिए, अगर कोई भी नया साइंटिस्ट आता है तो दूसरे की थ्योरी को पूरी तरह से फेल नहीं कर सकता, उसमें थोड़े चेंजेस लाने के बाद उस थ्योरी को और बेहतर करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो बोहर मॉडल ने क्या किया कि अब न्यूक्लियस के पास तो पॉजिटिव चार्ज आपको पता है, यहाँ पर को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके पास प्रेजेंट हैं। अब दूसरी बात निकल के आती है, अब इलेक्ट्रॉन क्या है, ये तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना इसकी ओर, इस बात को समझना। ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, फर्स्ट सेल हो गई इसे, इसने फर्स्ट सेल को कह दिया के, ठीक है ना। के का मतलब है यहाँ पर को n = 1, यहाँ पर नंबर ऑफ सेल यानी कि n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो फर्स्ट सेल के लिए इसने क्या बोला, फर्स्ट सेल को के बोल दिया। जो सेकंड सेल आया n = 2, उसको क्या बोल दिया इसने, एल बोल दिया। जो थर्ड सेल आई एम, उसको क्या बोल दिया इसने, के एल, n = 3। अगर उसने बोला अगर आप फर्स्ट सेल की बात करें तो मैं बात करूंगा के सेल की, अगर आप n = 2 की बात करें तो मैं एल सेल की बात करूंगा, n = 3 कहेंगे एम, ऐसे के एल एम एन ऐसे करके सेल बढ़ते चले जाएंगी, ठीक है ना। और दूसरी बात निकल के आई कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करेंगे। तो उसने बोला इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आप 2n² रूल से करेंगे। अब उसने बोला n यहाँ पर वो क्या होगा, 1 2 3। आप ऐसे करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ऑर्बिटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, थर्ड में कितने। तो अगर आप यहाँ पर को 2 into, तो यहाँ पर कितना आएगा 2, यानी कि आपके n = 1 में अगर आप समझेंगे, n = 1 में अगर आप निकालेंगे तो n की जगह आपने 1 रख दिया, तो आपके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2। यानी के सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे अगर आप एल की बात करेंगे तो मैं क्या लिखूंगा एल के लिए, एल सेल के लिए मैं क्या बात करूंगा, n = 2, तो क्या होगा 2 × 2 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर आपका 8। यानी कि देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आपके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसी आपकी जैसे m है, तीसरी सेल है आपके पास, n = 3, तो आप क्या होगा यहाँ पर 2 × 18, तो यहाँ पर को आप कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बताया। और एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बताई कि जो लास्ट सेल होगी, लास्ट सेल में आपके 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होंगे। अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में पहुंच रहा है तो यहाँ पर अब यहाँ पर को देख रहे हैं आप 2 8 18 ऐसे करके बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जो आपकी लास्ट सेल होगी, जैसे आपकी लास्ट सेल कहीं खत्म हो रही है, तो लास्ट सेल जहाँ पर को इंड होगी, वो लास्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होंगे, ठीक है ना, जिसे बाद में क्या बोला गया था, ऑक्टेट बोला गया था, ठीक है। तो ये बताया था बोहर मॉडल ने। दूसरी बात उन्होंने क्या बोला कि इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आप किस रूल से करेंगे, 2n² रूल से करेंगे, ठीक है ना। और उसने बोला कि फर्स्ट सेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, सेकंड में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, थर्ड में 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। इसके बारे में किसने बताया था, बोहर मॉडल ने बताया था, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जब यहाँ रिवॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, एक ऑर्बिट में क्या करते हैं, घूमते हैं, ठीक है ना। बाद में इसी कॉन्सेप्ट को श्रोडिंगर ने चेंज किया था, इसे ऑर्बिट से बदल कर किस में रख दिया गया था, ऑर्बिटर में रख दिया गया था, ठीक है ना। क्योंकि कुछ इसमें भी फेलियर आए थे, बोहर मॉडल में भी कुछ फेलियर आए थे, ठीक है ना। उन फेलियरों को दूर किया गया था आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बिहाफ पर, ठीक है। उसमें श्रोडिंगर आए, ठीक है ना, मैक्सवेल आए, तो उन्होंने इस चीज को थोड़ा और जस्टिफाई किया था। तो अभी बोहर मॉडल ने यहाँ पर कोई डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता दिया, ठीक है ना। इनकी एनर्जी के बारे में बता दिया कि फर्स्ट सेल की एनर्जी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड में क्या होंगे, थर्ड में क्या होंगे, उसके बारे में बता दिया, ठीक है। अब निकल के आता है कि जो बोहर मॉडल है आपका, बोहर मॉडल के जो पोस्टुलेट थे उसको कैसे जस्टिफाई किया गया, उसके पोस्टुलेट्स को और क्या और किस तरह से सही तरह से इसको बताया गया है, ठीक है ना। तो बोहर मॉडल ने देखिए क्या किया, इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया, ऑर्बिट के बारे में बताया कि ऑर्बिट इसकी जो चारों ओर घूमने ऑर्बिट बोलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर कोई सेल जो होंगे आप के एलिमेंट ऐसे सेल बदलते चले जाएंगे, n = 1 रखेंगे, 2 3। अब इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, देखिए इसमें जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आए तो उसने यहाँ पर कोई ड्यूअल बिहेवियर की बात की।
ड्यूअल बिहेवियर को समझना, इसने बोला कि जो आपकी रेडिएशन होती है वो वेव लाइक प्रॉपर्टी भी रखती है इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो वेव लाइक भी और पार्टिकल लाइक भी, यानी कि दो टाइप की प्रॉपर्टी रखती है वो, वेव लाइक और पार्टिकल लाइक, ठीक है ना, वेव और पार्टिकल्स। मैंने अभी आपको बताया था कि इसके लिए श्रोडिंगर आए थे जिन्होंने ऑर्बिट को बदलते ऑर्बिटल से कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर कोई फिक्स्ड ऑर्बिट की बात हुई थी, लेकिन बाद में आप पढ़ेंगे ऑर्बिटल में, इस सेक्शन में पढ़ेंगे कि ऑर्बिटल क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन मैक्सिमम, एक ऐसी पोजीशन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, ऑर्बिटल होता है। वो थ्योरी हम श्रोडिंगर के अंदर पढ़ेंगे। तो अभी बोहर ने क्या नहीं बताया, उन्होंने वेव और पार्टिकल नेचर को इसको डेवलप किया गया था, ठीक है ना, इसको डेवलप किया तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन की एक और नई कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, जहां उन्होंने बताया कि वेव और पार्टिकल नेचर के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, इसको एक्सटेंड किया गया था। बोहर के टाइम में भले ही एक्सटेंड नहीं थी, लेकिन फिर इसको थोड़ा डेवलप किया गया। सेकेंडली इसमें कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आए, जिन्होंने यहाँ पर कोई एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात की, एटॉमिक स्पेक्ट्रा में पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बात की गई, और ये बताया गया कि जो एटम होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, क्वांटिनाइज्ड होती है, यानी कि अपनी एनर्जी को बचाए हुए रखते हैं। तो बोहर मॉडल के अचीवमेंट्स भी बोल सकते हैं कि इसकी थ्योरी की वजह से कोई अचीवमेंट्स हमें मिले, जहां इन्होंने बताया कि जो एनर्जी होती है क्वांटिनाइज्ड होती है, वो हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स पर एटम अपनी एनर्जी को करते हैं, कंजर्व रखे रहते हैं। तो काफी कुछ ये बताया। तो आज हमने पढ़ा बोहर मॉडल के बारे में कि बोहर मॉडल ने हमें क्या चीज दी, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि वेव नेचर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बात हुई थी यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल भी है, वेव भी है, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात वहाँ पर निकल के आएगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हम वेव नेचर पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।